नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी वांगचुक की हिरासत पर फंसी मोदी सरकार की। संसद सत्र से पहले सरकार और विपक्ष में तेज हुए टकराव की। देखेंगे नीट के री एग्जाम में अब क्या बड़ी गड़बड़ी आई सामने। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर राहुल और खड़गे ने पीएम मोदी को क्यों लिखी चिट्ठी। जानेंगे लोकसभा स्पीकर के फैसले पर क्यों मचा हुआ है बवाल। एक्सपेक्टेड था, यही तो अन्य हम झेल रहे हैं, यही तो अन्य देश देख रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अमेरिका और ईरान में तेज होती जंग को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दफ्तर गिराए जाने पर भड़के अभिषेक बनर्जी, कहा केस पेंडिंग तो बुलडोजर एक्शन क्यों। बंगाल में पुलिस की वर्दी में चोरी, बीजेपी के गुंडे सामान उठा ले गए। महिला डॉक्टर से मारपीट करने वाले शिवसेना पार्षद रमेश महात्रे ने किया सरेंडर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक दिन पहले ही रद्द की थी जमानत। कोर्ट ने शाम 5 बजे तक आत्मसमर्पण करने का दिया था निर्देश। मध्य प्रदेश में यूसीसी विधेयक को कैबिनेट से मिली मंजूरी। 20 जुलाई को विधेयक विधानसभा में होगा पेश। उत्तराखंड में पहले ही लागू हो चुका है यूसीसी बिल। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर तेज हुआ विवाद। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भरी हुंकार, कहा बदले की भावना में जल रही बीजेपी सरकार। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा मैच। रात 12:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से जारी युवाओं का प्रोटेस्ट अब विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से हटाकर मोदी सरकार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। वहीं युवा भी जंतर मंतर से संसद कूच की ठान चुके हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली के जंतर मंतर से सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हटाए जाने के बाद वहां प्रदर्शनकारियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जिस तरह वांगचुक को मंच से हटाया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया, उस पर बवाल मच गया है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीप के आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। वहीं वांगचुक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रदर्शन स्थल पर लौट सकें। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर देश के युवाओं के नाम एक खत भी लिखा है, जिसमें 20 जुलाई के मार्च को आजादी का दूसरा आंदोलन बताया गया है। वांगचुक ने कहा, 20 जुलाई आजादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय से आजादी जैसे पेपर लीक, डर से आजादी, मेरी गैर कानूनी हिरासत, भारत का दूसरा आजादी का आंदोलन, संसद तक मार्च, कृपया इसे बड़ी सफलता बनाएं। गीतांजलि के जरिए भेजा गया सफदरजंग में मेरी गैर कानूनी हिरासत से। वहीं उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की। उनका कहना है कि सफदरजंग हॉस्पिटल पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए वांगचुक को वहां से शिफ्ट करने की इजाजत दी जाए। हालांकि फिलहाल कोर्ट ने वांगचुक को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस मोदी सरकार और दिल्ली की बीजेपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब जरूर तलब किया है। वहीं वांगचुक के समर्थन में और मोदी सरकार के खिलाफ अब देश के अलग अलग कोने में मोर्चे खुल गए हैं। जो जहां है वहीं से इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहा है। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में जहां छात्र अनशन पर बैठ गए, वहीं नागपुर में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारों की गूंज सुनाई दी। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है विरोध की इन आवाजों को दबाने की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि सीजेपी ने उसकी इन कोशिशों का पर्दाफाश कर दिया है। ये लोग कल पूरी कोशिश किए, कल रात को पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर पुलिस आकर फोर्सफुली हमें हटा सके। बहुत कोशिश की इन लोगों ने। कल रात को टीयर गैस, वाटर कैनन सब रेडी थे, लेकिन यहाँ पर जितनी जनता मौजूद थी उसको देखकर ये लोग डर कर भाग गए। आज इन लोगों ने एक नया प्लान बनाया और सुनने में आ रहा है कि ऊपर से ऑर्डर आए इस तरह से करने के। तो वो 30-40 लोग जो सादा वर्दी में है, कई सारे लोग दिल्ली पुलिस के हैं, भाजपा के गुंडे भी यहाँ पर मौजूद है। उनको एक स्पेशल टास्क दिया गया। आज उनको टास्क दिया गया है कि यहाँ पर भारत विरोधी बातें करेंगे, यहाँ पर जातीय टिप्पणी करेंगे और यहाँ पे हम लोगों तो साफ है कि बीजेपी युवाओं के इस प्रोटेस्ट को कमजोर करने में फेल साबित हो गई है, लेकिन विपक्ष का साथ जरूर इस आंदोलन को मजबूत बनाता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने राज्यसभा सभापति से संसद में पेपर लीक और सोनम वांगचुक की मांगों पर चर्चा की मांग की है। यानी संसद के मानसून सत्र के पहले दिन पेपर लीक की गूंज जोरदार तरीके से सुनाई देगी। वांगचुक की पत्नी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
संसद सत्र से पहले ही सरकार संकट में घिरती दिखाई दे रही है। युवा संसद मार्च पर अड़े हुए हैं, वहीं विपक्ष ने भी सरकार की इस परेशानी को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के संकेत मिलने लगे हैं। ये टकराव सर्वदलीय बैठक में भी दिखाई दिया। देखिए ये रिपोर्ट। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र में सरकार का जोर बिल पास कराने पर होगा। वहीं विपक्ष सरकार को घेरने के लिए जनहित के मुद्दे उठाने की तैयारी में है। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार, पेपर लीक और E20 के मुद्दे को उठाने की तैयारी विपक्ष ने कर रखी है। ऐसे में यह सत्र सरकार के लिए बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। वैसे सरकार की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि वो इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पास करा लेगी, जिसमें परिसीमन बिल भी शामिल है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने से जुड़े प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा की तैयारी है। ऐसे में संसद में टकराव तय माना जा रहा है। इसके संकेत सर्वदलीय बैठक में ही मिल गए हैं। दरअसल सत्र शुरू होने के एक दिन पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों की नई पार्टी NCPI को भी आमंत्रित किया। इसी फैसले पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक NCPI को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। ऐसे में बिना मान्यता वाली पार्टी को सर्वदलीय बैठक में बुलाना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। इसी विरोध के चलते कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेफ्ट दलों और शिवसेना UBT समेत कई विपक्षी दलों ने बैठक से सांकेतिक वॉकआउट किया। हालांकि कुछ समय बाद सभी दल दोबारा बैठक में शामिल हो गए। इस बीच TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, NCPI जो एक अनऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, टेबल ऑफिस की दी गई लिस्ट में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की संख्या 28 दिखाई गई है। इन तथाकथित बाकी 20 MPs उनके मर्जर को स्पीकर ने मंजूरी नहीं दी है। 20 डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अभी भी पेंडिंग है। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में बाकी सांसदों की मांग पर उन्हें TMC सांसदों से अलग बैठाने की व्यवस्था भी की गई। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी बुलाई। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि संसद का ये मानसून सत्र बहस और कानून निर्माण का मंच बनेगा या फिर राजनीतिक टकराव और हंगामे का। विपक्ष के तेवरों से साफ है कि सरकार का संकट सदन में बढ़ने वाला है। विपक्ष छात्रों के मुद्दे को भी उठाने की तैयारी में है, खासतौर पर नीट परीक्षा को लेकर, जिसका पहले पेपर लीक हो ही चुका था और अब नतीजे भी सवालों में हैं। यानी री-नीट में भी गड़बड़ियां सामने आई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नीट का पेपर लीक होने के बाद 21 जून को सरकार ने री-नीट परीक्षा कराई, लेकिन अब उसके रिजल्ट पर भी विवाद छिड़ गया है। 17 जुलाई को रिजल्ट जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर कई छात्र और अभिभावक OMR शीट और स्कोर में कथित गड़बड़ी के दावे कर रहे हैं। कानपुर की रहने वाली नीट एस्पायरेंट आर्या सिंह के मामले ने तो सबको हैरान ही कर दिया है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आर्या सिंह है। मैंने री-नीट 2026 का एग्जाम लिया था। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट में जो भी दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल 13 जुलाई को NTA ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर छात्रों की OMR शीट अपलोड की। जब आर्या ने अपनी OMR शीट टैली की तो उन्हें एक बड़ी गड़बड़ी दिखी, क्योंकि उसमें सवालों का सीक्वेंस पूरी तरह से गलत था। उनकी शिकायत पर NTA ने OMR शीट में सुधार कर उसे दोबारा अपलोड किया। हालांकि जब आर्या ने अपने स्तर पर सवालों का मिलान किया तो पाया कि उनके शानदार 609 नंबर बन रहे हैं। लेकिन जब नतीजे आए तो पहले उनका स्कोर 540 आया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उनका स्कोर 167 हो गया। यानी अब उन्हें उनकी पसंद के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन आर्या ने इन नतीजों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। OMR शीट, बदले हुए स्कोर कार्ड के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आर्या ने सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और NTA के बड़े अधिकारियों को ईमेल कर अपनी पूरी शिकायत और सबूत भेज दिए हैं। आर्या ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से मदद की भी मांग की। NSUI ने इसका वीडियो X पर शेयर करते हुए मोदी सरकार को घेरा है और कहा है कि नीट पेपर लीक के बाद री-नीट में भी धांधली। मोदी सरकार भारत के बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। फिलहाल NTA सभी शिकायतों की बारीकी से जांच कर रहा है, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं दिख रहा। एजेंसी ने साफ किया कि कई वायरल OMR शीट फर्जी या AI से बनाए हुए लग रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या आर्या और उस जैसे देश के तमाम छात्रों को न्याय मिलेगा, क्योंकि युवाओं में बढ़ती ये नाराजगी मोदी सरकार पर भारी पड़ सकती है। परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर सरकार बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है। छात्रों के सवालों का उसके पास जवाब ही नहीं मिल रहा। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही। मंदिर ट्रस्ट में शामिल लोगों की गिनती PM मोदी के करीबियों में होती है और अब तक PM इस पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अब इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे PM मोदी को चिट्ठी लिखी है।
देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बवाल मचा हुआ है। सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। उस पर आरोपियों को बचाने के आरोप लग रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग भी उठ रही थी, लेकिन अब तक पीएम मोदी ने चढ़ावा चोरी को लेकर एक शब्द तक नहीं कहे। ऐसे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिलकर पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कई मांग की गई। साथ ही उन्होंने सरकार को जमकर सुनाया भी। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी, आप राम मंदिर से हजारों करोड़ रुपए की चोरी के बारे में जानते हैं। जिन लाखों श्रद्धालुओं ने अपनी मेहनत की कमाई दान की थी, वो इस चोरी से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपने भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर संसद के ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, लेकिन इनके सदस्यों की नियुक्ति पूरी तरह से आपकी सरकार ने ही की थी। ये बात सबको पता है कि ट्रस्ट के सदस्य आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और उनसे जुड़े संगठनों से जुड़े थे। इसमें बदनाम पूर्व महासचिव भी आपके करीबी सहयोगी थे। ऐसे अपराध के मामलों में आपकी चुप्पी स्वीकार्य नहीं है। राहुल खड़गे ने साफ किया कि ऐसे में जवाबदेही तय करना और नुकसान की भरपाई करना मोदी की जिम्मेदारी है। दोनों नेताओं ने मांग की कि मामले की स्वतंत्र जांच के आदेश दिए जाएं। जांच के नतीजे और ट्रस्ट के खाते सार्वजनिक हो और जो भी लोग इसके जिम्मेदार पाए जाएं, उन पर सख्त एक्शन हो। वही जैसा आप जानते हैं कि 20 जुलाई को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और अभी तक एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है, जबकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिए थे कि एसआईटी जल्द जांच पूरी करे और स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में भी दे। ऐसे में यही माना जा रहा है कि जांच की फाइनल रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपी जा सकती है। बता दें कि फाइनल जांच में कई और आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। साथ ही शुरू से ही विवादों में घिरे चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर भी कई खुलासे होने की बात कही गई है। यानी सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान फंस सकती है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बीजेपी सवालों के घेरे में है, तो सवाल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की निष्पक्षता पर भी उठ रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मान्यता मिलने के बाद विपक्ष ने स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, जबकि शिंदे गुट इसे पूरी तरह संवैधानिक फैसला बता रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय को मान्यता दे दी है। इस फैसले के बाद संसद में दोनों गुटों का राजनीतिक गणित पूरी तरह बदल गया है। स्पीकर के इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने कड़ा विरोध जताया है। ठाकरे ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ने निष्पक्षता नहीं दिखाई और बीजेपी के दबाव में फैसला लिया। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले आया ये फैसला क्या महज संयोग है या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है। इस मामले को लेकर शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। यही तो अन्याय हम झेल रहे हैं, यही तो अन्याय देश देख रहा है, और आज सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ वही तो देश के साथ हो रहा है। हालांकि दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि पूरा विलय संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत हुआ है। उनका दावा है कि 2/3 सांसदों के समर्थन के साथ सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई, इसलिए स्पीकर का फैसला पूरी तरह वैध है। इस फैसले के बाद लोकसभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या घटकर 3 रह गई है, जबकि शिंदे गुट की ताकत बढ़कर 13 सांसदों तक पहुंच गई है। ऐसे में विपक्ष इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल बता रहा है, जबकि एनडीए इसे संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करार दे रहा है। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि सरकार परिसीमन बिल को पास करवाने के लिए सियासी दलों को तोड़ रही है। पहले उसने बंगाल में टीएमसी को तोड़ा और ये काम अभी तक जारी है। इसके बाद बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को तोड़ने में जुटी है और अपनी साजिश में सफल हो रही है। कहा जा रहा है कि ये बिल इस बार संसद के मानसून सत्र में पास हो सकता है। बजट सत्र के दौरान कम बहुमत के कारण परिसीमन बिल पास नहीं हो सका था और अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर होगी, जहां इस फैसले की कानूनी वैधता को चुनौती मिलने की संभावना है। ओम बिरला के फैसले पर बवाल मचा हुआ है, तो विवाद एसआईआर को लेकर भी जारी है। देश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के बीच चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर अब नए सवाल खड़े हो गए हैं। 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 84,000 से ज्यादा वोटरों के नाम अन्य श्रेणी के तहत हटाए गए हैं और हैरानी की बात तो यह है कि पहले चरणों में इस कैटेगरी का कोई जिक्र ही नहीं था। अब विपक्ष इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है।
देखिए ये रिपोर्ट। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तीसरे चरण में एक नया विवाद सामने आया। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान उड़ीसा, उत्तराखंड और दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव में 84,000 से अधिक वोटरों के नाम अन्य श्रेणी के तहत हटा दिए गए। चुनाव आयोग के मुताबिक इस अभियान का मकसद जो जीवित नहीं है, स्थानांतरित, अनुपस्थित या एक से अधिक जगहों पर दर्ज वोटरों की पहचान कर मतदाता सूची को अपडेट करना है। लेकिन इस बार अन्य नाम की एक नई कैटेगरी चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि पहले चरणों में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक इस श्रेणी में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने घर घर सत्यापन के दौरान एन्यूमरेशन फॉर्म भरने या उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। इसी वजह से उनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए। आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में 69,231, उड़ीसा में 14,000, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव में 1,106 वोटरों के नाम इस श्रेणी में हटाए गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि ये सिर्फ ड्राफ्ट सूची है और जिन पात्र मतदाताओं के नाम हटे हैं वो दावे और आपत्तियां के निर्धारित अवधि में दस्तावेज देकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग की सफाई के बावजूद नई श्रेणी के इस्तेमाल और बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर बहस तेज हो गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात पश्चिम एशिया में भड़कती जंग की। ईरान ने अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते को निलंबित करने का ऐलान कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने तो यहां तक कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर अमान्य है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच शांति की सभी उम्मीदें टूट गई हैं और अब ईरान के निशाने पर ट्रंप आ गए हैं। तो क्या अपने सर्वोच्च नेता की शहादत का बदला लेगा ईरान? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच सभी समझौते खत्म हो गए हैं। पिछले 8 दिन से लगातार जारी अमेरिका के हमलों के बाद अब ईरान ने दोनों देशों में हुई पीस डील को मानने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि ईरान के साथ समझौतों का अमेरिका की तरफ से बार-बार उल्लंघन ये दिखाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बेकार और अमान्य है। अमेरिका ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। ईरान के पास अमेरिका के लिए कभी न भूलने वाले सबक है। मुश्तबा खामनेई सिर्फ सबक सिखाने की धमकी नहीं दे रहे, बल्कि जंग के मैदान में ईरान अमेरिका को एक के बाद एक झटके भी दे रहा है। तेहरान में ट्रंप की जान लेने के संकेत देने वाले पोस्टर्स लगे हैं, जिनमें लिखा है कि खून का बदला खून से लेंगे, यानी अपने सर्वोच्च नेता अली खामनेई की शहादत का बदला ट्रंप की जान से लेंगे। ये पोस्टर ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी सेना के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है और अब ईरानी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने खुजिस्तान प्रांत के अहवाज में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया है। वहीं कुवैत और बहरीन के एयर डिफेंस सिस्टम लगातार ईरानी हमलों को रोकने में जुटे हुए हैं। ईरान की सेना का दावा है कि उसने कुवैत के कैंप अल अदीरी में एक गोला बारूद डिपो और अली अल सलेम हवाई अड्डे पर हवाई रक्षा रडारों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया है। ईरान के इन हमलों से बौखलाई अमेरिकी सेना ने भी ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। अमेरिकी मध्य कमान सेंटकॉम ने अमेरिकी सैनिकों की जान जाने का बदला लेते हुए ईरान पर लगातार 8वीं रात हमले किए, जिसमें ईरानी तटीय निगरानी और हवाई रक्षा सुविधाओं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थलों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने केशम, बंदर अब्बास, सिरिक, हाजीबाद और शादेगान सहित तटीय शहरों में विस्फोटों की खबरें भी दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी सैनिकों की जान जाने की घटना को शर्मनाक बताया है और साथ ही समझौते को लेकर ईरान के रुख पर कहा कि ईरान की तरफ से अंतरिम समझौते से हटने की उन्हें कोई परवाह नहीं है। ट्रंप ने कहा कि युद्ध का प्राथमिक उद्देश्य ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत न देना है। मौजूदा हालात में दोनों देश अब बातचीत की बजाय जंग की ही तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। तो आज बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।